एवरीवन, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट लेक्चर रहेगा, यहाँ पे एक एक लेक्चर करके अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लगातार। एंड यहाँ पे पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक जो जो आ रहा है वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी बातें। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है। हमारे न्यूटन साहब एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे एंड उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिरा इस तरीके से। अब ये कहानी हम बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये स्टोरी है कि एप्पल नीचे गिरा, उन्होंने देखा तो उनके मन में सवाल आया कि ये एप्पल सीधा ही क्यों गिरा, ऐसा थोड़ा वाकड़ा क्यों नहीं गिरा, या फिर हॉरिजॉन्टली आड़वा क्यों नहीं चला गया, एकदम सीधा नीचे क्यों गिरा। ये सवाल उनके मन में आया, ठीक है। वाई डू ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली मतलब सीधा सीधा नीचे क्यों गिर रहा है। तो बहुत सोचने के बाद, दिमाग चलाने के बाद उन्होंने हमें क्या बताया। उन्होंने बोला अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वही एप्पल को नीचे की तरफ खींच रहा है। अर्थ एप्पल को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। एंड देखो एप्पल नीचे गिर रहा है एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अर्थ एप्पल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन अर्थ के सेंटर के तरफ है, ठीक है, इस तरीके से। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अर्थ एप्पल को कुछ फोर्स से खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टेक्स्ट बुक में कहानी बताई है तो एक एक करके अपन देख रहे हैं। चलिए, अब डायरेक्शन फ्रॉम एप्पल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एप्पल से लेके अर्थ के सेंटर का जो डायरेक्शन है वो तो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, एकदम वर्टिकल डायरेक्शन है। कम ऑन, डायरेक्शन फ्रॉम एप्पल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अ वर्टिकल डायरेक्शन। एप्पल से लेके अर्थ का सेंटर एक वर्टिकल डायरेक्शन में आता है, सीधी लाइन में आता है, एंड दस द एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक एक्सप्लेनेशन है। चलिए, अगर इसको ऐसे भी इमेजिन करें तो भी एप्पल किधर गिरेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा, मतलब इस तरीके से नीचे गिरने वाला है। बस ये बेसिक कहानी है, समझ में आ गई आपको। चलिए, अब आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें से हमें कुछ चीजें लर्न करनी है एंड कुछ चीजें आगे भी हमें काम आने वाली हैं, तो ध्यान से सुनना। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, ये जो आदमी है, ये जो गेम है, इसको कहते हैं हैमर थ्रो। आपको बता देता हूं, हैमर थ्रो ओलंपिक इवेंट है, ओलंपिक में होता है ये, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के अंदर आता है हैमर थ्रो। तो एक गोले को रस्सी से या तार से बांधा हुआ है और उसको घुमा घुमा के फेंकना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर सर्कुलर मोशन भी हो रहा है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या होता है ये अपन देखते हैं। देखो, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। एक रस्सी पे हमने एक पत्थर को बांधा और उसको हम घुमा रहे हैं। द स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ सर्कल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब वो जो पत्थर है जो घूम रहा है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। पत्थर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। चलो, किस तरीके से, अब ध्यान से सुनना। आप ये चीज घर पे करके देखो, चाहिए तो आपको समझ में आएगा। मैंने मेरा चार्जर लिया है और वायर लिया है, अगर ये ऐसे सेपरेट हो गया तो इधर उधर किधर भी लग सकता है, मेरे मॉनिटर को लग सकता है, कैमरा को लग सकता है, टूट सकता है, फूट सकता है, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट आई विल डू दिस फॉर यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। अब देखो, करके देखो, धीरे से करना, ज्यादा जोर से करोगे तो लग जाएगा किधर। अब जैसे मैं इसको घुमाऊं ऐसे ऐसे करके, सच में टूट सकता है, लग रहा है मेरे को। तो जब मैं इसको घुमा रहा हूं, मैं इस वायर को खींच रहा हूं, मतलब मेरा जो हाथ है वो इस चार्जर को, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। हम
वायर के मदद से चार्जर को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ अपन उसको खींच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? करके देखा आपने? करके देखा, समझ में आया? हम घुमाते घुमाते अंदर की तरफ खींचते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। पेन भी गिर गया। अब सुनो ध्यान से क्या हो रहा है। चलो मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन होती है ना ऐसी वाली, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी का कांटा कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है ना घड़ी का कांटा, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपन इस पत्थर को या इस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स हम लगाते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, दिस फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल मतलब क्या? ये जो आपको सर्क्यूलर पाथ दिखता है, सर्क्यूलर पाथ जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसको अपन सर्कल बोलते हैं, ठीक है। एंड जो फोर्स अपन अप्लाई करते हैं वो कहां अप्लाई कर रहे हैं? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ रही है? चलो, द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय योर हैंड वाया द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये जो फोर्स है वो आपके हाथ से आ रहा है वाया द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या? जो वायर थी या जो रस्सी है, डोरी है, उसको आप खींच रहे हो, खिंचाव है। खिंचाव मतलब टेंशन। अब यहां पे मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, खिंचाव, ठीक है। तो जो फोर्स है वो खिंचाव के वजह से आ रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग के वजह से वो फोर्स आ रहा है। एंड फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई अच्छे से? बिल्कुल क्लियर हो गया? तो ये जो फोर्स अपन लगाते हैं इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज को सर्कल में घुमाना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ गई है? चलो अब देखो, अपन यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को अपन सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। तो ये जो सर्कल है पूरा, इसको मैं क्या कहूंगा? सर्कुलर पाथ, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मुझे बताओ क्या इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी? ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी, कुछ स्पीड होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो मुझे एक बात बताओ, तो ये जो वेलोसिटी होती है इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। एंड इसकी डायरेक्शन क्या है? ध्यान से सुनना। ये जो वेलोसिटी है, इट इज अ टेंजेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपका सर्कल है, बहुत गंदा सर्कल बना रहा हूं मैं, समझ लो ये सर्कल है तो, और ये ऑब्जेक्ट है यहां पे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टेंजेंशियल। ध्यान से पढ़िए, क्या कहते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी या तो लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी समझ में आया? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल। अब जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे, मुझे एक बात बताओ, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप उसको घुमा रहे हो, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चों, ये अंदर अंदर की बातें बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा ये सब इतना डिटेल में जाके। वेलोसिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है सर? वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू हम बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास एक डायरेक्शन भी है। यस और नो? वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है मतलब कुछ वैल्यू भी है और एक डायरेक्शन भी है। इसको अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब मुझे एक बात बताना,
डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। जैसे हम ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। चलो अब मुझे बताओ, डायरेक्शन चेंज हुई मतलब कहना इसे वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। डायरेक्शन वेलोसिटी का ही पार्ट है, बराबर। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी भी चेंज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज आना, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां तक समझ में आया। डायरेक्शन में चेंज आ रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो आपका जो सर्कुलर मोशन है इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन बदलाव किस चीज में आ रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, तो अपन इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कोई बात नहीं, साल की शुरुआत है, बाद में इसका वन शॉट जब आएगा तब सिर्फ जितना पढ़ना है उतना बताएंगे। लेकिन थोड़ा यहां पे डिटेल में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड वी आर नॉट स्टडिंग ओनली फॉर मार्क्स। मार्क्स तो आएगा, आप लोगों को आ ही जाएगा। मैं चाहता हूं आप पढ़ो, समझो, क्यूरियस रहो, इसलिए ये सारी बातें आपको बताता हूं, आगे भी काम आएगा 11th में ये सब कुछ। ठीक है, चलिए, तो वेलोसिटी समझ में आ गई। इस वेलोसिटी को हमने क्या कहा था, टेंजेंशियल वेलोसिटी। उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना, हर पॉइंट पे। सो सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ग्रामर भी सही होना जरूरी है। चलो अब दूसरी बात, सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब मुझे बताओ, ये जो फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, वायर को खींच रहे थे अपन अंदर की तरफ, तो सेंट्रिपिटल फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सेंट्रिपिटल फोर्स और, रुक जाओ, टेंजेंशियल वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी, इनके बीच में क्या बनता है, एक संतुलन बन जाता है, एक बैलेंस बन जाता है। एंड अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूमता है। बात समझ में आ रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी, इनके बीच में क्या बन जाता है, बैलेंस बन जाता है एंड अपना ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी समझ लेंगे। सेंट्रिपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, मतलब क्या, उसके डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इतना समझ लो। चलो, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, इसको अपन लर्न कर लेंगे। जो जो चीजें लर्न करनी है, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बताते चलूंगा। अब तक अपन ने जो जो पढ़ा उसमें से ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बनती है, बाकी तो कंसेप्ट है, बाकी सारा तो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये डेफिनेशन अपने को 1 मार्क के लिए एग्जाम में आती है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्कल में मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग अ सर्कल, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस फोर्स की डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। बराबर है, फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। याद हो गया, लर्न हो गया, लर्न कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, चलो अब जब तक ये बैलेंस बना हुआ है सेंट्रिपिटल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में, तब तक अपना ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। लेकिन अगर ये वायर मैंने काट दी, सेंट्रिपिटल फोर्स चला गया, तो अब सिर्फ वेलोसिटी बची, तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में सीधा उड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे, जब तक मैंने पकड़ के रखा है तब तक घूम रहा है, अगर मैंने छोड़ दिया तो सट करके सीधा निकल जाएगा। वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे, उस डायरेक्शन में अपना ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा सीधा सीधा। समझ में आ रही है आपको बात? अरे सॉरी, अरे सब वायर का गुंता हो गया यार इधर, रुको जरा 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो हैमर थ्रो पे आ जाते हैं फिर से। अब मुझे बताओ, घुमाया घुमाया घुमाया, सेंट्रिपिटल फोर्स दिया, और बाद में जैसे ही उसने छोड़ा तो अपना ऑब्जेक्ट सीधा वेलोसिटी के डायरेक्शन में सीधा सीधा उड़ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि अगर मुझे सर्कुलर मोशन करना है
इट विल रिक्वायर अ कंटिन्यूअस इनवर्ड फोर्स। कंटिन्यूअस इनवर्ड फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। कंटिन्यूअसली आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा, अगर वो बंद हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब बताओ यहां पे ये आपका चंद्रमा मून, ये हमारा अर्थ। अब ये जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है। कैन आई से मून सर्कुलर मोशन कर रहा है। मून जो है अपना चंदा मामा जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पर भी कंटिन्यूअस सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा। यस, यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, लेकिन यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? नथिंग बट द ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। एंड अगर इमेजिन करो, कमेंट में मुझे आंसर देना, सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे, अगर ग्रेविटी गायब हो गई, चली गई, खत्म हो गई, तो मून कहां जाएगा? जो भी उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे उसके डायरेक्शन में सीधा सीधा निकल जाएगा। आया ना? समझ में आया कंसेप्ट? देखो, मून इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, गोज अराउंड अर्थ इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। चलिए समझते हैं इसको। तो अपना चंदा मामा चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। अब इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है इसकी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड अर्थ और मून के बीच में क्या है? ग्रेविटी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उन दोनों के बीच में क्या बनता है? एक बैलेंस बनता है वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में। ग्रेविटी क्या कर रही है यहां पे? ग्रेविटी यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। उनके बीच में क्या बन जाता है? बैलेंस बन जाता है। एंड अपना चंदा मामा क्या करेगा? ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। जिस दिन ग्रेविटी चली गई, ग्रेविटी खत्म हो गई, उस दिन मून सीधा निकल जाएगा। समझ में आ गया कंसेप्ट? चलो, बस तो इतना ही था तुम्हारा सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन याद कर लेना, बाकी कंसेप्ट्स इजी है। जो भी बच्चे लाइव में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहली बात इतना ही बता दूं कि लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच है। पर्सनल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ यहाँ पे हर एक बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा। जूम के ऊपर अपने गाइडेंस सेशंस होते हैं, कम बच्चे हैं, एक एक बच्चे से बात करके हम डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आरंभ 6.0 की पूरी टीम अपनी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, दोनों के। ठीक है बच्चों, देखो जूम के ऊपर अपन इस तरीके से गाइडेंस सेशन लेते हैं। शुभम सर, गैलेक्सी मैम को आप जानते हो, मुझे जानते हो, तो हर एक बच्चे से बात करके इंडिविजुअली यहाँ पे डाउट क्लियरिंग गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, चलिए बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। लाइव क्लास, सिलेबस कंप्लीट होगा, 2 बार होगा। आपने अगर अभी ज्वाइन किया ना, आगे जो क्रैश कोर्स आएगा एग्जाम के 3 महीने पहले, अपन पूरा सिलेबस वापस कवर करेंगे, तो क्रैश कोर्स आपको फ्री में दे दिया जाता है। तो सिलेबस अपन बेसिकली 2 बार कंप्लीट करेंगे, एक रेगुलर सिलेबस और एक क्रैश कोर्स में भी। ठीक है, चलिए, मोबाइल हो, पीसी हो, टैबलेट हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, कुछ भी हो, हर चीज पे आपको एक्सेस मिल जाता है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वापस आप देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ये भी किस पे रहते हैं? जूम पे रहते हैं। बच्चों से इंडिविजुअली बात करके डाउट क्लियर किया जाएगा। डाउट क्लियरिंग के लिए क्या क्या और हम आपको देते हैं वो भी आपको बता दूंगा। लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले, ये भी अपन जूम पे करते हैं। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक आईवीआर नंबर दिया जाता है। देखो जूम पे भी मेंटरशिप होती है, एंड एक आईवीआर नंबर, एक फोन नंबर आपको दिया जाता है। आप किसी भी टीचर को कॉल करना चाहो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आप मुझे मेरे फोन पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, एंड आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, मुझसे बात करनी है, पार्थ सर से, शुभम सर से बात करनी है, गैलेक्सी मैम से बात करनी है, या कोई भी दूसरे टीचर है आपके, चंद्रशेखर सर है, योगेश सर है, फरीन मैम है, किसी भी टीचर को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका आईवीआर नंबर। एंड टेस्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव में 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, लेक्चर में भी एमसीक्यूज करवाएंगे। एंड सब्जेक्टिव टेस्ट आपकी रहेगी रिटर्न, आप लिखोगे, उसका पीडीएफ आप अपलोड करोगे, वो आपको चेक करके भी मिलेगा। ठीक है, आपकी जो पेपर होगी उसकी चेकिंग भी होगी, आपकी मिस्टेक समझेंगी, पेपर का प्रेजेंटेशन समझ में आएगा, हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें।
तो पहले 100 बच्चों के लिए, बिकॉज इट इज अ स्मॉल बैच, तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन अवेलेबल है। एडिशनल 1000 रुपीज का डिस्काउंट आपको इससे मिल जाता है। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं इन दोनों नंबर के ऊपर डायरेक्टली कॉल करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के ऊपर। ये एग्जाम में काफी बार पूछते हैं, आपके महाराष्ट्र बोर्ड का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, केपलर्स प्लानेटरी लॉस। आइए समझते हैं। पुराने जमाने की बात है, प्लानेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल से जो एस्ट्रोनॉमर थे वो प्लानेट का मोशन स्टडी कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उस समय टेलीस्कोप नहीं थे, तो जो भी ऑब्जर्वेशन होते थे, गैलीलियो के पहले की बात है, गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से, इन्होंने पहला टेलीस्कोप नहीं बनाया था, टेलीस्कोप किसी और ने बनाया था, इन्होंने उसको इंप्रूव किया एंड पहली बार टेलीस्कोप के मदद से उन्होंने प्लानेटरी मोशन वगैरह को स्टडी किया था। लेकिन बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो के पहले सारे जो ऑब्जर्वेशन थे ऑफ द प्लानेट की पोजीशन, उनका मोशन, दे वेर मेड विथ नेकेड आइज। नेकेड, नंगी आंखें मतलब क्या, डायरेक्ट आंखों से देखकर ही ऑब्जर्वेशन किया जाता था पहले के जमाने में। लेकिन गैलीलियो के बाद टेलीस्कोप आ गए, टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन होने लगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हमारे योहानेस केपलर। वैसे स्पेलिंग में जे है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका योहानेस केपलर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। जोहानेस नहीं बोलते, योहानेस केपलर। तो ही स्टेटेड द 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लानेटरी मोशन। इनको हम केपलर्स प्लानेटरी लॉज कहते हैं या फिर केपलर्स लॉज कहते हैं। आइए समझते हैं। तो उन्होंने पहले तो लॉ बताने के पहले आपको थोड़ी बेसिक बताता हूं। चलो, ये एक कोन है, कौन है ये कोन है। थोड़ा पानी पी लेंगे, गला सूख रहा है। अपन एक कोन लिया, ठीक है, और इसको मैंने एक इनक्लाइंड प्लेन से काटा। इनक्लाइंड प्लेन, प्लेन तो आप समझते हो, प्लेन एक रेक्टेंगल है, इनक्लाइंड मतलब इसको आड़वा रखा है, और इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन किया, कोन का और एक इंक्लाइंड प्लेन का इंटरसेक्शन हुआ। तो इसका जो इंटरसेक्शन रहेगा, ये जो शेप बनता है, ओवल शेप आपको दिख रहा है, इस ओवल शेप को हम कहते हैं एलिप्स। ध्यान से सुनिए, एलिप्स क्या होता है? एलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कोन को इंक्लाइंड प्लेन से काटा तो यहां जो इंटरसेक्शन मिला इसको क्या कहा हमने? एलिप्स कहा, ठीक है। चलिए, अब एलिप्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? एलिप्स के 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, F1 एंड F2। देयर आर 2 फोकल पॉइंट्स। इनको देखो, फोकस ये सिंगुलर वर्ड है। फोकस मतलब क्या? सिंगुलर। एंड इसका प्लूरल होता है फोसाई। आपको देखो, फोकाई भी बोलते हैं कुछ लोग, अभी होता है ना अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ऐसा अलग अलग होता है। लेकिन आप इसको कैसे भी बोलो, फोसाई बोलो या फोकाई बोलो, आपकी मर्जी है ना। फोकाई, फोसाई, इट इज प्लूरल। चलिए, फोकस सिंगुलर, फोसाई प्लूरल, फोकाई प्लूरल। समझ में आ गई? एलिप्स के 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, F1 एंड F2। आइए अब आते हैं पहले लॉ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही मजेदार लॉ है। देखिए, यहां पे अपना जो अर्थ है, अर्थ की जो ऑर्बिट है वो एलिप्स है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। अर्थ अपना सर्कल में नहीं घूमता, अर्थ अपना एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ध्यान से सुनना, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, या फिर उसको आप एलिप्टिकल ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। चलो, समझ में आ गई बात। एंड जो सन रहेगा, अपना जो स्टार है सन, इट इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोसाई। दोनों में से किसी एक फोकस पे अपना सन प्रेजेंट है, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, द सन इज एट वन ऑफ द फोसाई एंड द सन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। द पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस। चलो, ये हो गया पहला लॉ, और कुछ भी नहीं है, इतना ही है, ठीक है। प्लैनेट की ऑर्बिट एक एलिप्स है, सन इज एट वन ऑफ द फोसाई एंड उसको इंडिकेट करते हैं बाय एस।
चलो सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इस लॉ में, तो ध्यान से आराम से आपको बता दूंगा सारी बातें। देखो ये अपना प्लैनेट सन आ गया, सन को अपन ने इंडिकेट किया बाय एस, ठीक है। चलो अभी सन और प्लैनेट को ज्वाइंट करने के लिए मैं एक लाइन बनाऊंगा, सन और प्लैनेट के बीच में एक लाइन बनाई मैंने, ठीक है। प्लैनेट की पोजीशन ए है। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना, जैसे ये प्लैनेट आगे जाएगा पोजीशन बी पे चला जाएगा, तो ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, कैसे बोलने का, मेरे साथ बोलो, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, उस लाइन ने, फिर से देखो, उस लाइन ने कुछ एरिया कवर किया। ये जो लाइन थी उसने ये एरिया कवर किया जैसे अपना प्लैनेट आगे गया, बराबर है। द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन हैज कवर्ड सम एरिया, उस एरिया को अपन एरिया ए एस बी बोलेंगे, चलेगा, बेसिक। अब मान लीजिए इस एरिया को कवर करने के लिए 1 मंथ लगा। ध्यान से सुनना, मतलब अपना जो प्लैनेट था, उस प्लैनेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने को 1 महीना लगा, एंड 1 महीने में ये एरिया ए एस बी कवर हुआ, ठीक है। चलो फिर दूसरी एक पोजीशन लेते हैं, पॉइंट सी, अपना जो प्लैनेट है वो पॉइंट सी पे है। फिर से हम सन और प्लैनेट को ज्वाइंट करने के लिए लाइन बनाएंगे, लाइन को सी एस बोलो, ठीक है। फिर से ये प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, पॉइंट सी से पॉइंट डी जाएगा, तो अगेन लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन कुछ एरिया कवर करती है, ठीक है। ये एरिया कवर हुआ। चलो इस एरिया को अपन ने बोला एरिया सी एस डी। अब मजे की बात यह है, ध्यान से सुनना, पॉइंट सी से पॉइंट डी जाने को भी 1 महीना लगा, 1 मंथ लगा। तो एक बात बताओ, एरिया ए एस बी एंड एरिया सी एस डी, मुझे बताना, इसको कवर करने भी 1 मंथ लगा और इसको कवर करने भी 1 मंथ लगा, बराबर है कि नहीं। तो ये दोनों एरिया इक्वल हैं, दोनों को कवर करने के लिए 1 महीना लगा, मतलब जो टाइम लगा कवर करने वो सेम है, तो वो दोनों एरिया भी सेम रहेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर कंफ्यूजन है तो एक और एग्जांपल लेंगे। मान लो ये आपका प्लैनेट है पॉइंट ई पे, पोजीशन ई पे। चलो एक लाइन बनाएंगे, ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, ठीक है। फिर अपना प्लैनेट आगे आके पॉइंट एफ पे आया, तो जो लाइन थी, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, उसने फिर से ये एरिया कवर किया। अब मान लो पॉइंट ई से एफ पे जाने को भी 1 मंथ लगा, तो ये जो एरिया ई एस एफ, इसको भी 1 महीना लगा ना कवर होने के लिए। सो ये कहानी बन जाएगी, आपका एरिया ए एस बी वो भी 1 महीने में कवर हुआ, इट इज इक्वल टू एरिया सी एस डी, वो भी 1 महीने में कवर हुआ, इट इज इक्वल टू एरिया ई एस एफ, उसको भी 1 महीना लगा कवर होने के लिए, ठीक है। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है, ये अपने को समझना है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? चलो अब इसका स्टेटमेंट को समझते हैं, आइए। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन कवर्स ना, कवर्स को अपन बोलेंगे स्वीप्स। स्वीप्स मतलब क्या? कवर करना, ठीक। द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
एरिया ASB को भी 1 महीना लग रहा था कवर होने, एरिया CSD को भी 1 महीना लग रहा था कवर होने, तो ये दोनों एरिया इक्वल रहेंगे। इक्वल एरियाज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एरिया ASB इज इक्वल टू एरिया CSD। वैसे ही मैंने ESF का भी आपको बता दिया कि आपको ये लॉ समझ में आया। सिंपल लॉ है लेकिन शुरू में समझने में दिक्कत आती है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। इक्वल एरियाज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं केपलर के थर्ड लॉ पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये तीनों लॉ पूछे जाते हैं, एग्जाम में तीनों लॉ पूछे जाते हैं। चलो अब मुझे बताओ, प्लैनेट को एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। यहां पे लिखता हूं, ये जो टाइम लगता है एक चक्कर लगाने के लिए इसको कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, और उसको अपन बोलेंगे टी। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है उसको अपन बोलेंगे कैपिटल टी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अब देखो, अपना जो ऑर्बिट है वो कैसा है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऑर्बिट इज अ एलिप्स। एंड आपका जो सन है वो एक फोकस पे प्रेजेंट है, वन ऑफ द फोसाई। ठीक है, तो प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा, है ना। जैसे जैसे अपना प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। तो हम एक एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सारे डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज निकालने तो आपको आता होगा ना, तो हम क्या करते हैं, एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं प्लैनेट और सन के बीच में, उसको अपन बोलेंगे स्मॉल आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, प्लैनेट और सन के बीच में का एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया, बिकॉज वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। चलो, तो दो बातें आपको समझ में आ गई। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, कैपिटल टी, एंड एवरेज डिस्टेंस, इसको एवरेज के जगह पे आप मीन बोलोगे तो भी चलेगा। मीन डिस्टेंस बोलो या एवरेज डिस्टेंस, स्मॉल आर। ठीक है, चलो, तो ये लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, टी स्क्वायर। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मैं यहां पे लगाऊंगा अल्फा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, टी स्क्वायर अल्फा आर क्यूब। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, ये जो अल्फा होता है इसको क्या कहते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अगर उसको हटाना है और मुझे इज इक्वल टू लगाना है तो ध्यान से सुनना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा हटाने के लिए मुझे यहां पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट के। सर व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब क्या है, आप आगे भी फिजिक्स पढ़ोगे, बहुत अलग अलग जगहों पे कांस्टेंट आएंगे, केमिस्ट्री में भी आते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ वैल्यू। एक वैल्यू होती है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशंस करके साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट करते हैं इस कांस्टेंट को। ठीक है, क्या होती है, एक वैल्यू होती है, बस इतना याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, के आर क्यूब। अभी क्या करेंगे, अब मैं टी स्क्वायर को ऊपर ही रखूंगा न्यूमरेटर में, आर क्यूब को मैं नीचे ले लूंगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू के। तो ये बन जाता है आपका केपलर का थर्ड लॉ। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कम ऑन, यस और नो? अरे हाँ या ना, इजी है ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, दैट्स इट। याद रहेगा?
स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। बाकी सब तो इजी है, दैट्स इट। तो ये हो गए आपके 3 लॉज, केपलर के तीनों लॉ एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक अपन ने जो जो पढ़ा उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए एंड केपलर के तीनों लॉ। समझ में आया? चलो अब आते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। पीवाईक्यू मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जस्ट लेट मी चेक। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, होपफुली ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनेट फोर्स। मतलब दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ सम डेफिनेट फोर्स। मतलब मेरे और इस पेन के बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे और इस छोटे से रिमोट के बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे और ये कैमरा के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे और ये ट्यूबलाइट लगी हुई है उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे और ये पानी के बॉटल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे और चंद्रमा के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इसको कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपके जहां पर भी आप हो, मुझे नहीं पता आप कहां पर हो, जहां पर भी आप बैठे हो वहां से आपके और मेरे बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। वैसा वाला नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और जुपिटर के बीच में भी है, अर्थ और किसी दूसरे गैलेक्सी में कोई स्टार होगा, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वहां पे कोई स्टार है, तो अर्थ और उस स्टार के बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, ठीक है। फिर ये मून और अपना मून और जुपिटर, इसके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपने मून और वो स्टार के बीच में भी, जुपिटर और वो स्टार के बीच में भी। दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट समझिए। चलो अपन ने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, दोनों का मास अपन बोलेंगे एक का, हाँ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम फोर्स, जितना फोर्स ऑब्जेक्ट 1 लगा रहा है उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट 2 भी लगाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ध्यान से सुनना, अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं। अर्थ मुझे जितने फोर्स से खींचता है मैं भी उसको उतने ही फोर्स से खींचता हूं। समझ में आ रही है बात, है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। आप भी जहां पे भी बैठे हो, आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, अर्थ भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है सेम फोर्स से। मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये पेन भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है सेम फोर्स से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। चलो एक को अपन ने, एक का मास m1 बोला, दूसरे का मास समझते हो ना, दूसरे का मास m2 बोला, और इनके बीच में डिस्टेंस है वो भी बताऊंगा। चलो तो आपका जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट। मतलब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ द 2 मासेस, m1 इंटू m2। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये उसकी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अल्फा, f अल्फा m1 m2। इतना समझ में आ गया? अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है d। इतना समझ में आया? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है, d। तो द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या, f अल्फा 1 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में अपन उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा यहां पे फिर d लिखूंगा मैं, d स्क्वायर, ठीक है, अपन ने d बोला है ना, तो d स्क्वायर।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ गया? अब दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, ध्यान से सुनना, तो एफ अल्फा m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, दोनों चीजें अपन साथ में लिख रहे हैं, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब अगर अल्फा हटाना है और मुझे इज इक्वल टू लगाना है, तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। चलो, तो एफ इज इक्वल टू यहां पे लगाएंगे कांस्टेंट जी। जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है? पहले ये इक्वेशन कंप्लीट कर लो, जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इजी। तो जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। कांस्टेंट क्या होता है? एक वैल्यू होती है। क्या है वैल्यू? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। याद करना, इसको लर्न करना, एग्जाम में पूछते हैं। चलिए, फॉर्मूला समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ में आ गया, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर रहा हूं इसको मैं, अच्छे से लर्न करना है अपने को ये, ठीक है? अब डायग्राम भी कर लेना, ये डायग्राम भी आना चाहिए। m1 इधर है, ये फोर्स लगा रहा है, m2 इधर है, ये भी फोर्स लगा रहा है, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है? d। सिंपल डायग्राम है, आना चाहिए आपको बनाने के लिए, अगर पूछा कभी। एक्सप्लेन न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ विथ डायग्राम, ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो डायग्राम आना चाहिए वाला। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इफ मास ऑफ, ध्यान से सुनो, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया, तो क्या होगा? हाथों से सॉल्व करेंगे अपन अपने। चलो, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं इसको, जी डबल करना है ना, किसी एक मास को डबल करो, तो अपन क्या कर देंगे, 2m1 लगा देंगे यहां पे, ठीक है? m2 वैसा ही रहेगा अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है? देयरफॉर इधर ही आगे सॉल्व कर रहा हूं, 2 को पहले ले लिया, उसके बाद मैंने लिखा जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, बराबर है? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है, इट इज नथिंग बट एफ, ओरिजिनल एफ, बराबर? तो अपना फोर्स क्या हो जाएगा? 2f हो गया। अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए, तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, ठीक है? ये फोर्स है ना, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इट इज द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक मास को अगर डबल कर दें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाएगा। अगर चलो मेरे और इसके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मैं अपना मास डबल कर लूं, इतना वजन बढ़ा लूं अपना, खा खा के मास डबल हो जाए, तो हमारे बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलो, फिर ये पहली कहानी तो समझ में आ गई आपको, इतना सारा जगह था नीचे। चलो, आंसर लिख देंगे नीचे। इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट is doubled, the force also doubles, फोर्स भी डबल हो गया, ठीक है? चलो, दूसरा पॉसिबिलिटी, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, आपको एक होमवर्क भी दूंगा इसके बाद। अगर डिस्टेंस को डबल किया जाए, चलो तो करके देखते हैं, जी m1 m2 अपॉन 2d ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर? डिस्टेंस डबल हो गया, तो क्या होगा? देयरफॉर जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर।
2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 4d स्क्वायर आ गया नीचे। अच्छा अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं 1/4 को कोपरे में ले रहा हूं और फिर आगे लिख रहा हूं gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। यस और नो? वो जो 4 है 1/4 उसको साइड में ले लिया बस, और कुछ नहीं किया। चलिए अब मुझे बताइए, ये जो पूरा आपका दिस इज नथिंग बट योर एफ, ओरिजिनल एफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इधर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा F/4। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स कम होने वाला है। कितना कम होने वाला है, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इफ डिस्टेंस इज doubled the force decreases। ध्यान से सुनना, इफ डिस्टेंस इज डबल्ड द फोर्स डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। कैसा लिखने का, डिस्टेंस को डबल कर दिया, द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ऐसा लिखने का। चलो अभी आपके लिए होमवर्क चलो इधर लिखता हूं, रुक जाओ। हाँ, ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो स्टेटमेंट लिखने का उसका। अब यहां पे ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, मतलब क्या हो गया, 3D हो गया, हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, दिस इज योर होमवर्क। कमेंट में आंसर देना मुझे, व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। ये तो अपन ने कर लिया, ठीक है। चलो एवरीबडी इज क्लियर सो फार, यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो अपन वळूया टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, एंड वैसे तो ये डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, लेकिन पूछ भी सकते हैं ना, हमारे पास कोई गारंटी है क्या, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हम कुछ लेवल तक पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो अगर आज तक नहीं पूछा तो डेफिनेटली इस बार पूछा जा सकता है, तो अपने को यह करना पड़ेगा। अच्छे से करेंगे, प्यार से करेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। चलो, व्हाई डिड न्यूटन चाचा assume inverse square dependence on distance in his law of gravitation। काहीच नाही समजलं, रुको। अपने को यह बात पता चली थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। और काफी बच्चों को यह नहीं पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। सिंपल बात बताता हूं, मेरे और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना हम दूर जाएंगे उतना फोर्स कम होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स डिक्रीज होगा, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा, फिर अपन ने ये भी बोला था ना, m1 इंटू m2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मास। मतलब क्या, जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन साहब को, चाचा को, यह बात पता कैसे चली कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये उनको कैसे पता चला, सपने में आया नहीं, तो उन्होंने इसको कैसे प्रूव किया, ये अपने को समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो ये प्रूव करने के लिए उन्होंने केपलर का थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया। थर्ड लॉ क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अच्छा, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के। रेसिप्रोकल उल्टा किया ना, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कर दिया उसको, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ऐसा कर सकते हैं ना, ये अपने को आगे काम आएगा, याद रखना अभी इसको, ठीक है, इसको याद रखो, आगे काम आएगा। चलो अब कुछ कहानियां समझनी है हमें,
एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, टिक 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 करके सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मास है m, ये इसका मास है, और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है। ऑब्जेक्ट और सेंटर का डिस्टेंस r है, एंड ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, उसका फॉर्मूला किसका है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपने पास है mv²/r। याद करना है, लर्न करना है, इसको करो लर्न। कैसा आया, किधर से आया, नॉट इंपॉर्टेंट, लर्न करो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, ठीक है, mv²/r याद रहेगा। अब ये अपना सन है, सन, और ये अर्थ है। अर्थ भी चक्कर लगा रहा है इर्द गिर्द। अब यहां पे बस चीजों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैंने एकदम सर्कुलर ऑर्बिट दिखाया हुआ है। वैसे एलिप्टिकल होता है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अपन उसको सर्कुलर ले रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अर्थ का मास m, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, एंड अर्थ के पास भी कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी रहेगी v। तो यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? mv²/r। लेकिन इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? ग्रेविटी देती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। समझ में आ रही है मेरी बात? ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, इट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ऐसे कह सकता हूं, ये जो अपना फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1m2/d², और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों में F की वैल्यू सेम रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दोनों का जो F रहेगा वो सेम है। चलो, समझ में आया बात? अभी सुनो, अभी को कहानी को समझो तुम। मुझे एक बात बताओ, सरकमफेरेंस अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2πr, ये अपना सरकमफेरेंस अपन कैलकुलेट करते हैं ना। और एक चक्कर लगाने के लिए जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम इज इक्वल टू टी। चलो, अब मुझे बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला अपन ने बचपन में पढ़ा है। तो यहां पे स्पीड को अपन वेलोसिटी बोलेंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? वेलोसिटी मतलब ये वाली वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक चक्कर लगाने में, सरकमफेरेंस कवर होगा एक चक्कर में, बराबर। तो 2πr, और टाइम कितना लग रहा है? t। तो ये अपन यहां पे यूज करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2πr/t वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को यहां से मिला, 2πr/t डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी सुन, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जब अपना अर्थ एक चक्कर लगाएगा, इधर एक चक्कर लगाया, ऐसा एक चक्कर मारा, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? सरकमफेरेंस 2πr, यस और नो? कितना टाइम लगा? टाइम t। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? 2πr/t। समझ में आया? अभी सुन, चलो, ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सेम चीजें हैं दोनों। तो F इज इक्वल टू mv²/r। अब ये जो v है, यहां पर अपन ये नीचे वाला जो अपन ने फॉर्मूला लिया 2πr/t, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। आ जाओ, F इज इक्वल टू m इंटू 2πr/t, उसका स्क्वायर mv²/r। इतना समझ में आया? अच्छा, अभी बेहतर होगा कि हम आगे, वैसे तो हाथ से सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात है, हाथ से सॉल्व करते हैं बेटर। चलो, F इज इक्वल टू, m को वैसा ही रख रहा हूं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, अपॉन t का स्क्वायर, उसके भी नीचे क्या है? r, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात बताओ,
अब मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, 4 को पहले लिख रहा हूं, 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन, अब क्या होगा ना, ये t जो आपको दिख रहा है ना, टी स्क्वायर, ये जो टी स्क्वायर है और ये जो आर है, ये दोनों बाजू बाजू में आ जाते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट करने के बाद होता है टी स्क्वायर और आर साथ में आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये आपका जो आर है ना, ये इधर आ जाता है। समझ में आया? अब क्या होगा मेरे को बताओ। आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर इंटू आर, तो ये आर और ये आर कट हो गया, तो अब क्या बचा, चलो इधर एक लाइन मारेंगे ऐसा मस्त, एफ इज इक्वल टू क्या बचा, 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। चलो धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। अभी अपन क्या करेंगे, वी विल, क्यों किया मत पूछना, बस कर दिया, करना था कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इधर चाहिए तो लिख देता हूं ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। चलो अभी क्या होएगा मेरे को बताओ, एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर इनटू, अब ये सुनो मेरी बात, ये जो r है और ये आर स्क्वायर है, ये दोनों मिलके r क्यूब बना देंगे, ठीक है। और अब मैं यहां पे नीचे आर स्क्वायर को यहां लिख रहा हूं और टी स्क्वायर को यहां लिख रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने यार, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये जो आर स्क्वायर था उसको मैंने यहां लिखा और ये जो टी स्क्वायर था उसको मैंने वहां लिखा, दैट्स इट। समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये जो चीज बनती है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन के, है ना, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन के, केपलर का थर्ड लॉ उसको इस्तेमाल करेंगे, तो अभी क्या बनेगा बताओ, एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के, ऐसा लिख सकते हैं। चलो ठीक है, आगे भी सॉल्व कर लेंगे, एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब आपसे मैं लास्ट बात पूछूंगा, इसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा, एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इधर लिख रहा हूं। अब क्या होगा पता है, ये जो पूरा पार्ट है ना, 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, इट इज पूरा का पूरा, इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू है, 4 की फिक्स वैल्यू है, ठीक है। m मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट ले रहे हैं, वो भी वैल्यू फिक्स है ना, कोई चेंज हो रही है क्या? नहीं, इट इज ऑल्सो फिक्स। पाई की वैल्यू 3.14 22/7 फिक्स है, के भी कांस्टेंट है, उसकी भी वैल्यू फिक्स है। तो ये पूरा जो पार्ट है 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, ये क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दूंगा, और इधर क्या आ जाएगा, एक मिनट, एफ अल्फा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से करके न्यूटन साहब ने इनवर्स स्क्वायर लॉ निकाला, मतलब जो आपका फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या डेरिवेशन समझ में आया है? अपन ने इसको धीरे धीरे सॉल्व किया, कोई घाई नहीं कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आप लोग भी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए, तो ये करने के बाद, ठीक है, 4m पाई स्क्वायर अपॉन के पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये अपने को मिल गया। सो इतना सब करने के बाद न्यूटन
अराइव्ड एट इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन डेरिवेशन करने के बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ पता चला, उसका डिस्कवरी हुआ। ठीक है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एक एक चीज बता देता हूं। एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन अपन साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। अब ये मैच द फॉलोइंग है, तो मास ये तो अपन ने अभी तक किया नहीं है, मास और वेट का कंसेप्ट अपन आगे करेंगे, अभी इसको रहने दो। चलो फिर ये वाला भी बाद में आएगा, फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन यहां पे आ जाएगा। और ये सी वाला, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पे आपको ये पूरा डेरिवेशन बताना पड़ेगा, कैसे क्या हुआ। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, v क्या होती है 2 पाई r अपॉन टी, और बाद में सब्सटीट्यूट करते करते सॉल्व करते करते आपको f अल्फा 1 अपॉन आर स्क्वायर यहां तक पहुंचना है। समझ में आ गया? यस और नो यार, कंसेप्ट क्लियर है पूरा? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टारगेट 1000 लाइक्स। एंड बाकी भी कुछ कमेंट में कोई दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत वगैरह आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।